Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। ये ग्लास क्यूब है। देखिए एक ग्लास क्यूब है, उसके बीच में क्या है कि स्फेरिकल कैविटी है, ठीक। और उसमें आपने क्या किया, पानी भर दिया और उसके सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस स्फेरिकल कैविटी का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये जो क्यूब है जिसकी साइज कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो अंदर सेंटर पे रखा हुआ है पानी के बीच बीच। तो उसको कहाँ नजर आएगा, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। स्नेहा शिफाली वीडियो ऑन करके बैठी है। आज आप लोगों का डाउट है 3 से 4 डाउट इकट्ठे कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। लॉजिकली सोचिए, अगर हम लोग मैथमेटिकली पोर्शन पे चल रहे हैं तो फंस जाएंगे क्वेश्चन में। लॉजिकली सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा।
किसी का आया? हुआ किसी का? बताइए, कोई तो बताइए, कुछ तो बताइए। अर्जुन, आया कुछ आपका? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। रमा? सर मेरे अकॉर्डिंग इमेज ना अपोजिट साइड में बन रही है जहाँ ये खड़ा है। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये पूछे ना, फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। फाइनल पोजीशन बतानी है आपको। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है? इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो इस स्फीयर के सेंटर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो आपको ये पता है कि सेंटर से जितनी भी लाइंस मैं ड्रॉ करूं सर्कल पे, वो सभी लाइंस क्या होती है? नॉर्मल होती है, पता है ना? तो यहां से आपने क्या किया कि रे तो इसकी आंखों पे जानी चाहिए ना, तभी तो उनको इमेज मिलेगी। तो पहले वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें तो जो भी रे जा रही है वो स्फीयर पे क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर स्फीयर पे परपेंडिकुलर है तो क्या रे डेविएट करेगी अपने पाथ से? नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो क्या पाथ डेविएट होता है? नहीं। ये हमेशा बताया था और लिखवाया भी था आप लोगों को कि किसी भी सरफेस पे अगर रे परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो आपका विदाउट डेविएशन रे निकल जाती है। ठीक। तो जब वाटर से ग्लास में जा रहा है तो कोई डेविएशन नहीं हो रहा। अगर कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा? वहीं पर रहेगा ना जहां पहले था। डेविएशन होगा तभी तो तुमको दूसरी पोजीशन पे नजर आता है। नहीं आया सुनने? जैसे ये पानी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो रे स्ट्रेट ऐसे जानी चाहिए थी। ये स्ट्रेट ऐसे नहीं गई, ये ऐसे चलेगी। डेविएट होगी अपने पास से, तो आपको क्या लगेगा कि रे पीछे से कहीं आ रही है ना, तो इमेज यहां नजर आती है। यही होता है ना। लेकिन अगर इस वाले केस में देखें तो रे यहां से सेंटर से जा रही है, विदाउट डेविएशन निकल गई, तो इमेज वहीं पे बनेगी ना जहां पे ऑब्जेक्ट है। डेविएट होगा तभी तो यहाँ पे इमेज बनेगी, जो हम लोग एपरेंट डेप्थ पढ़ते थे। मैं तो सोचा आसान क्वेश्चन आपको सुन करके दे देंगे। लेकिन सर जो ये स्क्वायर क्यूब है इसके अभी आ मीडियम में रहे और जहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है वहाँ डिफरेंस। अरे अभी आ रहे
अभी आ रहे हैं, पहले स्टेप ही किया है, ठीक है। अभी तो हम लोग वाटर से ग्लास तक पहुंचे हैं, ठीक। उसके बाद जो रे है वो ग्लास से ऑब्जर्वर तक जाएगी। जब ग्लास से ऑब्जर्वर तक जा रही है तो क्या हो रहा है, ये एक मीडियम बन गया जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको हमेशा बताते हैं जब भी ऐसा सरफेस है तो हम लोग हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एसिड डेप्थ वाला। कल भी यही करवा रहा था, एक क्वेश्चन करवाया था लास्ट में। तो यहाँ पे एसिड डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, डी डैश इज इक्वल टू डी। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ये 10 है, मतलब कि सिंपल 20, यही होगा ना। ट्यूब की साइड 40 दी हुई है तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, 20। तो 20 इंटू N2 ऑब्जर्वर जहां रे जा रही है 1 डिवाइडेड बाय जहां से रे आ रही है, कहां से आ रही है, वाटर से कि ग्लास से? वाटर से। ग्लास से। आप लोग क्या क्यों भूल जाते हैं, पहली बार तो रे वाटर से ग्लास पहुंच चुकी, उसके बाद ग्लास से एयर में जाएगी, और जब वाटर से ग्लास में जा रही थी तो विदाउट डेविएशन, मतलब कि जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज बन रही थी। लेकिन जब ग्लास से एयर में जाएगी तो डेविएशन होगा, 3/2, ये आ जाएगा 60/3। खत्म, यही है फाइनल आंसर। सोच लीजिए, कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अगर लग रहा है कि कहीं पे कंफ्यूजन आप लोगों को, तो 40 हो जाएगी। 40। देखिए कहीं पे भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिए। सर एक ये स्लैब वाले से एक डाउट है सर, जो शिफ्ट फ्रॉम स्लैब था और जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट था, लेटरल शिफ्ट, उसमें डिफरेंस क्या है? शिफ्ट फ्रॉम स्लैब का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लैब रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नजर आएगा इमेज, यहाँ नजर नहीं आने वाली, तो उसको कहीं और नजर आएगा। मैंने कहा यहाँ पे नजर आई इमेज, तो ये शिफ्ट हुआ, ठीक। और हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये इनकमिंग रे है, ठीक है, इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन इमर्जेंट रे आपकी यहाँ से निकली, ठीक। तो ये रे ऐसे जा रही थी, तो आपने कहा ये रे ऐसे जाते जाते शिफ्ट होगी, इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सर फिर फर्स्ट केस में क्यों नहीं हुआ लेटरल डिस्प्लेसमेंट? उसको हमने ऐसे करके ही तो रख दिया, एंगल चेंज करके। किसमें? नहीं सर, इसमें नहीं, वही पहले ही। इसमें भी हुआ, मेरे को उससे क्या लेना देना, मेरे को तो इमेज बताना है कि कहाँ बनी है। वहां पे तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बारे में बात कर रहा हूँ। शिफ्ट तो यहाँ पे भी हुआ, अगर जिसको मैं एक्चुअल डायग्राम बनाऊं तो ऑब्जेक्ट से रे गई, कहाँ गई, रेयर से डेंसर, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो ये ऐसे शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे गई, ये नॉर्मल है, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है। अच्छा ओके सर, क्लियर। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। सही आंसर आना चाहिए। काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखिएगा, साइन कन्वेंशन सही से अप्लाई कीजिएगा। हर एक फ्राइडे को आपकी क्लास होगी मॉडर्न सिविक्स की, पर वीक, ठीक है। पहला स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, उसके बाद जो इमेज बनेगी मिरर ये कैसा ट्रीट होगा ऑब्जेक्ट की तरह, उसके बाद रिफ्लेक्शन, उसके बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो रे वापस आएगी, उसके बाद फिर से स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होगा। 3 चीजें हो रही हैं, पहला रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। देखिए फर्स्ट रिफ्लेक्शन, n2 by v minus n1 upon u minus 30 is equal to n2 minus n1 divided by r, r आपका प्लस है, यही है ना। तो देखिए यहां से v की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 सेंटीमीटर। सेम डेटा लिया है जो हम लोग कल से लेकर आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? पहले कहाँ पे बनेगी, 90 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे आपकी कहीं पे पहली इमेज बनी I1, कितनी दूरी पे, 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अब ये जो I1 है इस मिरर के लिए कैसा ट्रीट होगा, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो रे तो ऐसी जानी चाहिए ना, अब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है।
तो I1 एज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर और U की वैल्यू कितनी होगी -30। रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो -30 होगा। F की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो सेकंड क्या है आपका, सेकंड रिफ्लेक्शन। तो जो I1 है ये एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। तो फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f 1/v। ये आपको निकालना है, या सिंपल डायरेक्ट लगाते हैं, v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f। सर u 40 की वैल्यू आंसर आ कितनी रहा है, है। हाँ u की वैल्यू कितनी है -30। f की वैल्यू कितनी है, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव की कॉनकेव फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, माइनस -20, -30 माइनस माइनस +20। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -10 -60। यही आ रहा है। तो मतलब देखिए जो सेकंड इमेज बन रही है मिरर के पोल से -60 सेंटीमीटर पे, तो मतलब कि यहाँ पे बनेगी I2, ये कितने पे बन रही है, 60 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये जो I2 है इस वाले सरफेस के लिए कैसा ट्रीट होगा, ऑब्जेक्ट की तरह। अभी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो रे कहां से कहां जानी चाहिए, लॉजिकली सोचिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, डायग्राम को देख के नहीं सोचेंगे कभी भी। हमारा क्या है, पहला क्या हो रहा है, एयर से मीडियम में जा रही है, फिर मीडियम से मिरर से टकरा रही है, उसके बाद फिर से मीडियम से एयर में जाएगी। ठीक है, तो जो थर्ड रिफ्रैक्शन होगा तो रे आपकी मीडियम से एयर में जानी चाहिए, तो डायरेक्शन आपका ये है लेफ्ट, ये डायरेक्शन होगा रे का। तो ये डायरेक्शन क्या होगी आपके लिए, पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में रे जाती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, यही बेसिक साइन कन्वेंशन हम लोगों का। तो यहाँ पे ये 60 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो ये तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना इमेज, तो ये क्या हो जाएगा -60। कर लीजिए। अब हमारा थर्ड केस क्या है, थर्ड रिफ्रैक्शन। थर्ड रिफ्रैक्शन मीडियम टू एयर, लिख लीजिए कहां से कहां रे जा रही है, मीडियम से एयर में जा रही है। I2 एक्ट एज ऑब्जेक्ट। हमारा फॉर्मूला क्या है, N2 कहां जा रही है, एयर, 1 डिवाइडेड बाई V माइनस N1 कहां से आ रही है, मीडियम से, 1.5 डिवाइडेड बाई U, U की वैल्यू कितनी है -60। N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R, R क्या है -10। तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट कीजिए, 40 कितनी सर। आ रही थी, 40 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसी डायरेक्शन में इमेज बनेगी। रे कहां से कहां जा रही है, मीडियम से एयर, तो एयर की तरफ फाइनल इमेज बनेगी आपकी, मतलब कि यहाँ पे ये फाइनल इमेज है जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पे है, 40 सेंटीमीटर। पहले इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एक स्लाइड आगे करता जाता हूँ। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं ताकि साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो जाए।
नोट कर लिया डायग्राम? हो गया? नोट कर लिया? Find x for auto collimation. ऑटो कॉलिमेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनी। क्या सर? ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं स्लैब वाले, स्लैब और मिरर के कॉम्बिनेशन। कॉन्सेप्ट वही है जो वहां पे लगाया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। सर ऑटो कॉलिमेशन क्या होता है? जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे आपका इमेज बनी। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड करें, इसी को ऑटो कॉलिमेशन कहते हैं। एक लाइन का आंसर अर्जुन कीजिए कीजिए, पेन चलाइए। सर 50 है क्या?
नहीं, सर -20/31। नहीं, गलत है। 30 सेंटीमीटर है आंसर। चलिए मान लीजिए कि पहली इमेज आपकी यहाँ पे कहीं बनी, ये पहली इमेज बनी, और ये जो पहली इमेज है मिरर के लिए कैसा ट्रीट होगा, ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो मेरे को तो अगर इमेज को यहीं पे बनाना है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब जो रे है अपने पाथ को रिट्रेस करे, जिस पाथ से रे आ रही थी उसी पाथ पे वापस जाए, तभी तो बनाएगा वहीं पे, ठीक है। तो मतलब कि जो I1 इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यहां से जब रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज भी यहीं पे बननी चाहिए रिफ्लेक्शन के कारण, तभी सब चीजें वापस हो पाएंगी, रिट्रेस कर पाएगा। तो I1 कहां होना चाहिए इस मिरर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू 2f, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर। तो बस पहले वाले में रिफ्रैक्शन में फॉर्मूले में पुट कीजिए, 90 पता चल गया आपको इमेज की पोजीशन, आंसर आ गया x की वैल्यू। N2 बाई वी, N2 कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई वी कितना है 90, माइनस N1 एयर डिवाइडेड बाई x की वैल्यू माइनस x इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r, r की वैल्यू प्लस 10, यहां से x की वैल्यू निकालिए। क्लियर है, इसमें भी कॉन्सेप्ट को दोबारा लिखिए, वहां पे भी आपको मैंने लिखा है, ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। देखिए मैंने कहा था कि फिर से सुन लीजिए कॉन्सेप्ट को, जिसको समझ में नहीं आया।
ऑटो कॉलिमेशन का मतलब क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बननी चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट जहां पे वहीं पे इमेज बनना चाहिए, इसका मतलब कि जो रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस करे, उसी पाथ पे वापस जाए जहां से आ रही थी। तो उसी पाथ पे वापस जाए तो उसके लिए तो मिरर होना बहुत जरूरी है, तभी तो रिफ्लेक्ट कर पाएगा, और हमारे पास मिरर है। तो यहाँ पे जो I1 इमेज बनेगी ये इस मिरर के लिए कैसा ट्रीट होगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो जहां पे I1 इमेज है तो टकराने के बाद भी वहीं पे इमेज बने, तो ऐसा कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपने कहा कि जो I1 है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ, रेडियस होगा, और रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 into f। इसकी फोकल लेंथ को 10 पता है, तो ये कितना हो जाएगा 2f, मतलब कि 20 सेंटीमीटर। ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 90, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपको 110 दी। तो मेरे को ये पता चल गया ना कि इसकी इमेज की पोजीशन कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मेरे को 90 पता चल गया, एक कंफर्म। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं हम लोग, इसको बाइंड अप कर रहे हैं, यहाँ से खत्म हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन और हैं बस, उसके बाद लेंस से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद लास्ट पार्ट हो जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये रियल ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस आपकी x है। ये क्वेश्चन IIT मेंस का है, सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन, N2 is greater than N1, image is always real. Second option, N2 is greater than N1, image is always virtual. Third option, N1 is greater than N2, image is always real. Fourth option, N1 is greater than N2, image is always virtual. So first, क्यों? Just a second. क्यों? Sir, N2 सर फॉर्मूले से ही आ रहा है, वैल्यू नेगेटिव आएगी। अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। कम से कम फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, v की वैल्यू निकालिए फॉर्मूले के हिसाब से, उसके बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट करेंगे। स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में v की वैल्यू निकालिए फॉर्मूले से, पता चल जाएगा। सर ये मल्टीपल करेक्ट है या एक ही करेक्ट है इसमें? एक ही करेक्ट है। देखिए N2 by V माइनस N1 अपॉन X माइनस X इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R, R आपका माइनस। ठीक, तो देखिए यहां से क्या आ रहा है, N2 by V
is equal to minus n2 minus n1 divided by r minus n1 upon x। क्लियर है? ये आ रहा है रिलेशन। ठीक है, अब देखिए आपको कल बताया था कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपका वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जो v की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कैसा इमेज बनेगा आपका? रियल। तो हमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये पूरा टर्म है डिसाइडिंग फैक्टर। अगर मैं इस फॉर्मूले में ध्यान से देखूं तो रे यहां से यहां जा रही है तो x की वैल्यू तो आपकी नेगेटिव मतलब कि साइन के साथ देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये तो नेगेटिव है ना, साइन कन्वेंशन ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ये तो नेगेटिव है, n1 अपॉन x। क्लियर है ये? अब जो बचा वो आपके पास बचा n2 माइनस n1, ये डिसाइड करेगा। अगर आपने कहा इफ n2 माइनस n1 इज ग्रेटर देन 0, अगर n2 माइनस n1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल वैल्यू v की क्या मिलेगी मेरे को? नेगेटिव। राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो गया ना। ये मान लीजिए -2 है, ये -3 है, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी है? -5 ना। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिला? नेगेटिव। इसका मतलब v की वैल्यू क्या मिल रही है? नेगेटिव। v की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब कैसा इमेज है? वर्चुअल। तो सेकंड ऑप्शन हम लोग हर एक को डिस्कस करते हैं। नहीं तो बोले सर आपने डायरेक्ट यही कैसे लिख दिया? मैं तो कुछ और भी लिख सकता था। चलिए दूसरे पे आते हैं। अगर आपने कहा, ये पहला केस ले लिया, दूसरा केस आपने लिया, अगर n2 माइनस n1 की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2, तो जो पहली वाली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, पहली वाली वैल्यू n2 माइनस n1 लेस देन 0 है, तो मतलब कि माइनस माइनस प्लस, पहला वाला टर्म प्लस आ गया और दूसरा वाला टर्म क्या आ रहा है? नेगेटिव। अब इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा, लेकिन जो दूसरा वाला टर्म है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे ना। x की वैल्यू छोटी होगी तो दूसरा वाला टर्म की वैल्यू बड़ी होगी, x की वैल्यू की बड़ी होगी तो n1 अपॉन x की वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता सकता कि ये पॉजिटिव होने वाला है कि नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए मैं इस वाले केस में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये वैल्यू आपकी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है कि x की वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो मतलब कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, n1 इज ग्रेटर देन n2, इसमें तो मैं डिसाइड ही नहीं कर सकता क्योंकि x की वैल्यू अननोन है मेरे लिए। आया समझ में? यस सर। थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट समझ में आ गया? अगर मैं n1 इज ग्रेटर देन n2 मान रहा हूं तो, अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 मान रहा हूं तो मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है? और n2 इज ग्रेटर देन n1 में वर्चुअल आ रहा है, रियल तो आ ही नहीं सकता। तो हो गया, चारों ऑप्शन को मैंने डिस्कस कर लिया।
नहीं आया समझे? आ गया सर। ये क्वेश्चन भी आईटी मीन्स का। अब देखिए इसमें दो टाइप के और होते हैं जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, मतलब कि मैग्निफिकेशन क्या है आपका, और एक हम लोग जो निकालते थे वेलोसिटी ऑफ इमेज। मिरर में निकाला था आपने, प्लेन मिरर, उसके बाद स्फेरिकल मिरर में भी निकाला था, ठीक। तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है और एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, ना ही एम्स में पूछा है, ना ही आपके नीट में कभी पूछा गया, तो मैं उसको नहीं करवाता, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ, करवा दूं क्या एक क्वेश्चन? यस सर। आपकी मर्जी है, कभी आया नहीं है, एक करवा देता हूँ। पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए। मैग्निफिकेशन, लेकिन ऊपर ये भी लिख लीजिएगा नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, कि अगर बाई चांस ना समझ में आए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, ये होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 v अपॉन u। n1 का मतलब क्या, जहां से रे आ रही है, n2 का मतलब क्या, जहां रे जा रही है, v का मतलब इमेज की पोजीशन और u का मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इस फॉर्मूले को याद रखिए। एक क्वेश्चन हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज पे निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी जो करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, लेकिन अगर बाई चांस है तो आप तो कर सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्ट है आपका 30 सेंटीमीटर से, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है आपका 1.5। ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका 10 छोटा लीजिएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। जो आपका जनरलाइज फॉर्मूला है उसको सबसे पहले आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको तो बाद में करेंगे, वैल्यू तो आखिर में पुट करेंगे, पहले फॉर्मूला तो निकालने की फॉर्मूला होता क्या। जो आपका जनरल फॉर्मूला है उसको पहले डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, करके देखिए, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। n2 by v minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 divided by r। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
So n1 upon u square is equals to n2 upon v square. बस हाँ शायद नहीं आ रहा। इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। चलिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। हम लोग यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा -n2/v² dv/dt माइनस माइनस प्लस n1/u² du/dt और राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट है तो 0। अब dv/dt का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि जो भी आप लोग पोजीशन निकालते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? पोल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिरर ही लिख रहा हूँ, तो स्फेरिकल सरफेस को आप मिरर मान लीजिए, सिर्फ नोटेशन के लिए और कुछ नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आपने इसको क्या लिखा? -n2/v² velocity of image with respect to mirror plus n1/u² velocity of object with respect to mirror is equal to 0। तो मेरे को तो velocity of image चाहिए, तो velocity of image with respect to mirror is equal to, इधर चल जाएगा माइनस माइनस प्लस n1/n2 v/u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये है फॉर्मूला। अगर इसको भी थोड़ा और सिंपलीफाई करें, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू n1/n2 into v/u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये है फाइनल फॉर्मूला। अगर याद रखना है तो याद रख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए जो भी डेटा आपको दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू n1/n2 v/u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यही है फॉर्मूला। राइट डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, तो सबसे पहले तो v की वैल्यू निकाल लीजिए। v की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? n2/v minus n1/u is equal to n2 minus n1 divided by r। n2 की वैल्यू कितनी है? 1.5 divided by v minus minus plus n1/30। n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 is equal to 1.5 minus 1 divided by r। r की वैल्यू +10, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 सेंटीमीटर। अब सभी चीजें यहाँ पे पुट कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालनी है मिरर, मिरर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? राइट डायरेक्शन, और राइट डायरेक्शन को आपने क्या माना हुआ है? प्लस माना हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू n1 जहां से रे आ रही है 1 डिवाइडेड बाई जहां रे जा रही है 3/2 v/v। v की वैल्यू कितनी आई? 90 और u की वैल्यू कितनी है? 30। तो ये इसका होल स्क्वायर, साइन को पुट करनी दो तीन स्क्वायर करेंगे तो जो भी साइन है आपको पॉजिटिव हो जाएगा। v0 ऑब्जेक्ट कितना जा रहा है? राइट डायरेक्शन में 5 से, और मिरर कितना जा रहा है? राइट डायरेक्शन में 1 से, तो 5 - 1। देखिए यहाँ से निकला वेलोसिटी ऑफ इमेज 25। देखिए सबका आ गया 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस। आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ,
एक बार सभी चीजों को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, स्टार्टिंग से प्लेन मिरर से लेके स्फेरिकल रिफ्रैक्शन तक, क्योंकि अब लेंस से स्टार्ट करूंगा तो इन्हीं सब चीजों को बार बार रिपीट करूंगा। तो एक बार सभी चीजों को रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारा आखिरी टॉपिक है लेंस। तो उसके बाद आपका है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और लेंस से छोटा टॉपिक नहीं, काफी बड़ा टॉपिक है। एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो उस एक एक क्वेश्चन के लिए मेरे को कम से कम 5-6 दिन अभी और लगेंगे लेंस को खत्म करने वाले। तो अभी है 1 हफ्ते के आसपास में बचा हुआ है सिलेबस। 1 हफ्ता या उसके ऊपर भी लग सकता है, कोशिश करेंगे 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और हर एक फ्राइडे को आपका मॉडर्न फिजिक्स होगा। तो इस फ्राइडे को भी? हाँ, इस फ्राइडे से, ठीक है। और कल जो आपकी क्लास होगी वो 10 बजे होगी, याद रखिएगा। कल की क्लास आपकी 10 बजे है, 10 to 11:30। और सर आज डाउट क्लास है ना? हाँ, आज डाउट क्लास है 3 से 4, यूनिट मेजरमेंट एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो अपने डाउट जो भी हैं उसको इकट्ठे कर लीजिएगा। और थोड़ा सा सभी चीजों को एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब ऑप्टिक्स हमारा लगभग कंप्लीशन पे, लेंस आपका लास्ट टॉपिक, लेंस खत्म होगा उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म। और उसके बाद हम लोग डाउट सेक्शन रखेंगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स तो भी पूरा नहीं हो पाया, इसलिए बोल रहा हूँ अभी से मान के चलिए 1 वीक के बाद हम लोग डाउट सेक्शन रखेंगे, तो प्रैक्टिस कर लीजिए जो भी शीट वगैरह है आपकी, ताकि आपके पास डाउट रहे। ऐसा ना हो जिस दिन डाउट कर रहे हो तो उस दिन बोले सर अभी तो वही नहीं, 2-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस हो गया। काफी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम हर एक स्टूडेंट के पास 10 डाउट तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और कई सारे कॉमन डाउट हो सकते हैं, तो मेरे को राउंड फिगर में मैं कह रहा हूँ तो 40 to 50 क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करने पड़ेंगे। अगर इतने क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करो इसका मतलब आप लोगों ने ईमानदारी से शीट को सॉल्व नहीं किया, ठीक है। मैं बाबा बोल रहा हूँ थ्योरी से फिजिक्स नहीं होती। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बता दूं और क्वेश्चन दो करवा दूं, तो मेन तो होता है कि उस क्वेश्चन को थ्योरी का आप लोग क्वेश्चन में नए न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इसलिए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर कीजिए, और कुछ अलग क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको शीट में, तो जो अलग होते हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं कि वो मेरे से आप पूछते हैं कि नहीं पूछते, ठीक है। क्योंकि रैंक आएगी तो आपकी आएगी, और अच्छी रैंक आने में मतलब कि आपका एक्स्ट्रा एफर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कल की क्लास 10 बजे और हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें कल कवर करूंगा लेंस की, ठीक है। और हर एक फ्राइडे आपकी मॉडर्न फिजिक्स की क्लास होगी, और फ्राइडे को सिर्फ छोड़िएगा नहीं कि मेरे को तो केमिस्ट्री आती है, मॉडर्न फिजिक्स में कर ही दूंगा। ये शॉर्ट है, केमिस्ट्री में जितनी चीजें पढ़ी होंगी हर एक क्लास में एक एक्स्ट्रा चीज तो जरूर बताऊंगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, कम से कम थ्योरी ही कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। आपको आती होगी लेकिन तब भी थ्योरी में कुछ लगेगा कि हाँ कुछ नई चीज सीखी है, ठीक है। तो आज 3 से 4, 3 बजे मिलते हैं डाउट के साथ, सेम, ठीक। चलिए ओके।